नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। आज के दिन कहीं पर भी कोई भी चर्चा इज़राइल का नाम लिए बगैर अधूरी है। इज़राइल एक छोटा सा देश, कई देशों के स्टेट से भी छोटा वो देश है, लेकिन उससे युद्ध करने में दुनिया के बड़े बड़े देश कांपते हैं। युद्ध के मामले में, वीरता के मामले में उसने एक ऐसा रुतबा कायम किया है जिसका कोई सानी नहीं है। और उसका ये रुतबा कायम करने में एक बहुत बड़ा रोल जो प्ले किया वो है मोसाद ने। मोसाद यानी इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, इज़रायली मिलिट्री का दिमाग। इज़राइल मतलब जैसे इंडिया की रॉ है या पाकिस्तान की आईएसआई है या यूएसए की CIA है। मोसाद इज़राइल को इतना प्लानिंग, इतना ग्राउंड वर्क, इतनी इंफॉर्मेशन युद्ध से पहले लाके दे देती है कि इज़रायली मिलिट्री का जो वार फिर होता है वो बहुत ही सटीक और घातक होता है। जो आज हम देख रहे हैं ईरान इज़राइल के युद्ध में इज़राइल का जो इतना बड़ा अपर हैंड है, उसकी वजह ही मोसाद की प्लानिंग है। इस पर चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करें। ईरान इज़राइल का जो आज युद्ध हो रहा है उसमें एक जो बहुत बड़ा फर्क हम सबको नज़र आ रहा है वो है इज़राइल बहुत प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ युद्ध में एंटर करता है। प्री युद्ध की जो युद्ध के पहले की उसकी जो प्लानिंग होती है बहुत सॉलिड होती है और उसके बाद उस प्लान के हिसाब से वो आगे बढ़ता है और इसीलिए दुश्मन पे जो उसके वार होते हैं वो बहुत ही घातक होते हैं। जबकि ईरान की जो आप अटैक्स देख रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि मिसाइल्स 200 मिसाइल छोड़ दी, कभी 100 छोड़ दी। पिछले 5 दिनों से करीब 450 मिसाइल्स ईरान छोड़ चुका है। कोई किसी बिल्डिंग को जाके लग जाती है, कुछ सिविलियंस मर जाते हैं या कहीं कोई रिफाइनरी को आग लग जाती है। इज़राइल के जो अटैक्स होते हैं वो उनके टॉप के ऑफिसर्स पे होते हैं, उनके टॉप के लीडर्स पे होते हैं, क्योंकि लीडर जब जाता है तो पूरी टीम टूटती है। तो ये चीज़ दुनिया के सब देशों को इज़राइल से सीखनी है कि युद्ध जीतने का मतलब कोई एक बिल्डिंग गिरा देना या कुछ सिविलियंस को मार देना या कुछ विमान गिरा देना नहीं होता है। युद्ध जीतने का मतलब है दुश्मन का हौसला तोड़ना, दुश्मन का मनोबल इतना तोड़ देना कि वो अपने घुटनों पे आ जाए, और वही इज़राइल करता है। हुआ क्या, नुकसान कुछ बड़ा हुआ नहीं, बात भूल गए। इज़राइल ने तब रिटेलिएट नहीं किया, वो लग गया प्लानिंग में, उसकी मोसाद लग गई प्लानिंग में। उसने रिटेलिएट किया इस साल 13 जून को। उससे पहले मोसाद ने एक ऐसा जाल बिछा दिया था तेहरान में, एक ऐसा नेटवर्क, एक अपनी शाख बना ली थी तेहरान में जो भारी पड़ रही है ईरान को। कई प्रिसिशन वेपन्स मोसाद ने अंदर पहुंचा दिए तेहरान के आसपास, कई ड्रोन्स उन्होंने अंदर पहुंचा दिए। बल्कि अभी जो एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एक ड्रोन की फैक्ट्री थी तेहरान के अंदर जहां पे ईरान के ही इंजीनियर्स काम कर रहे थे और उनको ये पता नहीं था कि वो इज़राइल के लिए ये ड्रोन्स बना रहे हैं। जब वो ड्रोन्स ईरान पे मारे गए, इज़राइल ने ईरान पे मारे, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये ड्रोन्स जो हम बना रहे थे वो दुश्मन के लिए थे। तो सोचिए कि मोसाद की क्या प्लानिंग रही होगी। ये भी बात है कि ईरान में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सरकार से नाखुश है, वो चाहती है कि ये सरकार चली जाए। तो कहीं ना कहीं मोसाद ने उनका भी उपयोग अवश्य किया होगा। ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ ये उसी फैक्ट्री की वीडियो है। तो मोसाद ने जो जाल बिछाया उसका फल ये हुआ कि जिस 13 जून को जब इज़राइल ने अटैक किया तो कुछ ड्रोन्स ईरान के अंदर से ही ईरान पे अटैक कर रहे थे। उन ड्रोन्स ने ईरान की जो एयर डिफेंस थी उसको तहस नहस कर दिया, ईरान की जो मिसाइल लॉन्चर्स कई थे उनको बर्बाद कर दिया। तो इस वजह से हमने देखा कि 13 जून को इज़राइल के 200 करीब प्लेन्स ईरान पे जाके बहुत एक भयंकर अटैक उन्होंने किया और इज़राइल के कई टॉप लीडर्स को प्रिसिशन के साथ मारा। एक जो अटैक थी जो IRGC के चीफ पे उन्होंने की, उसकी वो ड्रोन उनके बेडरूम में जाके आप देख रहे हैं कि साइड की जो वॉल है अपार्टमेंट की उससे वो मिसाइल अंदर घुसी है और वहां पे फटी है और उनकी डेथ हो गई। बिल्डिंग के ऊपर के और नीचे के माले बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह की प्रिसिशन के साथ इज़राइल ने ये प्लान एग्जीक्यूट किया और ये तभी हो सकता है जब मोसाद ने उनको बहुत एक सक्षम इंफॉर्मेशन दी थी। इज़राइल ने करीब 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया
5 कारों में बॉम्ब्स फूटे तेहरान के अंदर। अब IRGC के जो चीफ थे उनकी डेथ हो गई, पुलिस के जो चीफ थे उनकी डेथ हो गई, इंटेलिजेंस के जो चीफ थे उनकी डेथ हो गई। बल्कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं खुमैनी की, ये इनकी टीम है। आज युद्ध को केवल 5 दिन हुए हैं और हालात ये है कि इस पिक्चर में से सिर्फ खुमैनी जिंदा हैं, बाकी सबकी मौत हो चुकी है। IRGC के चीफ जो दूसरे नियुक्त किए गए पहले की मौत के बाद, उनको भी इजराइल ने मार दिया। तो इससे टीम बिखर जाती है, हौसला टूट जाता है, वहां पे वार होता है जहां दर्द सबसे ज्यादा हो। ईरान की जो मिसाइल्स की जो एक पैटर्न है, आप देखिए वो ग्राफ देखिए, उन्होंने पहले दिन 200 मिसाइल्स, फिर 100 मिसाइल, ऐसे करके मिसाइल की जो उनकी मात्रा थी वो कम होती गई। और इसकी वजह थी कि जो लॉन्चर्स थे वही तोड़ रहा था इजराइल। तो इस ऐसा अटैक करने के पीछे वजह होती है इंफॉर्मेशन कितनी सॉलिड है आपकी। तो इजराइल की ये पासा है वो बहुत स्ट्रांग है, और इसी वजह से भले ही ईरान ने काफी मिसाइल्स फेंकी और काफी शायद बिल्डिंग्स को और तोड़ा है, क्योंकि जो आयरन डोम है वो सैचुरेट हो जाता है बहुत एक साथ जब मिसाइल्स आती हैं। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस बार ईरान ने यूज किए जिनकी स्पीड ही इतनी होती है कि आयरन डोम ही सैचुरेट हो जाता है। तो कहीं कहीं नुकसान इजराइल को, कई बिल्डिंग्स टूटी हैं और कहीं कई लोग भी उनके हताहत हुए हैं, लेकिन अभी उनका हौसला कायम है। तो ये जो मोसाद है उसके किस्से, उसके जो ऑपरेशंस, अगर हम उनके बात करने बैठे तो शायद कितने ही एपिसोड्स चले जाएं, लेकिन इसके बारे में 2 ऑपरेशंस ऐसे थे जो मुझे बहुत ही रोचक लगे, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मोसाद का फॉर्मेशन 1949 में हुआ था और उसके आज के जो डायरेक्टर हैं वो डेविड बार्निया हैं। मोसाद क्या है इसका थोड़ा सा अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2024 में मोहम्मद अहमदनेजाद जो ईरान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि ईरान ने एक यूनिट बनाने की कोशिश की थी, एक ऐसा यूनिट बनाने की कोशिश की थी जो मोसाद को काउंटर कर सके, जो मोसाद का सामना कर सके। और 2021 में उन्हें ये बात पता चली कि जो उन्होंने वो यूनिट बनाई थी उसका जो हेड था, उसका जो सरगना था, वही मोसाद का एजेंट निकला। तो दिमाग को चक्कर में डाल देने वाली हैरत अंगेज किस्से मोसाद के होते हैं। मोसाद को शायद समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मोसाद का एक बहुत ही रोचक ऑपरेशन रहा 1966 में MiG-21 को लेके। MiG-21 रशिया का एक फाइटर जेट है और वो जब आया था तो ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का माना जा रहा था और बहुत ही एक डेंजरस जेट इसको माना जा रहा था। और रशिया ने बहुत जेट सप्लाई किए सीरिया और इराक को। तो USA की और इजराइल के लिए ये ज़रूरी हो गया कि इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी स्टडी की जाए। लेकिन स्टडी तभी हो सकती थी जब MiG-21 उनके पास आए। तो MiG-21 हासिल करने के लिए इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया 1964 में, और 1966 में वो ऑपरेशन जब खत्म हुआ तो मुनीर रेडफा नाम का एक इराकी पायलट वो फ्लाइट इराक से उड़ा के लेके आया और इजराइल को सौंपी। तो क्या था वो ऑपरेशन, इसका एक संक्षिप्त में एक किस्सा मैं आपके सामने रखती हूँ। यूसुफ नाम का एक सर्वेंट था एक कैथलिक फैमिली का जो तेहरान में था। तब ईरान और इजराइल के रिलेशनशिप्स अच्छे थे। उसने संपर्क किया इजरायली अथॉरिटीज का कि मेरी गर्लफ्रेंड की जो फ्रेंड है उसकी शादी हुई है एक इराकी पायलट से जिसका नाम है मुनीर रेडफा, और वो मिग उड़ाता है और वो इराकी गवर्नमेंट से नाराज है क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं हो रहा। तो इजरायली ऑफिसर्स ने एक जाल बिछाया और एक फीमेल इजरायली ऑफिसर ने मुनीर से संपर्क किया और उससे रिलेशनशिप्स बनाई, और इस तरह से मुनीर से बातचीत हुई और वो तैयार हो गया कि वो इजरायली गवर्नमेंट को एक मिग ला कर देगा। लेकिन उसको काफ़ी पैसे भी ऑफर हुए, उसको काफ़ी प्रॉपर्टीज ऑफर हुई, लेकिन मुनीर की एक शर्त थी कि ऑपरेशन करने से पहले उसकी फैमिली सेफ तरीके से इराक से निकाल ली जाए। तो 1965 में उसकी फैमिली को वहाँ से निकाला गया, बल्कि जो उनकी वाइफ और बच्चे थे, बेटी उनकी वाइफ थी, और उनके बच्चों को पेरिस भेजा गया ये कह के कि वेकेशन पे जा रहे हो। उनकी वाइफ को पेरिस पहुंच के पता चला कि वो वेकेशन पे नहीं, वो एक ऑपरेशन का हिस्सा थे। वो बहुत नाराज भी हुई।
लेकिन उन्हें मना लिया गया। रेडफा की जो बाकी की फैमिली थी उसको ईरान के थ्रू इजराइल पहुंचाया गया। तो इस तरह से जब उनकी फैमिली सेफ हुई तो 1966 में रेडफा एक MiG-21 लेके इराक से उड़े और इजराइल में आके लैंड किया और इजराइल को वो विमान सौंपा और इजराइल ने उसकी पूरी स्टडी की, बल्कि उसकी जो पायलट्स थे उसने उसको पूरी तरह से टेस्टिंग में उड़ाया भी सही। दूसरा जो एक ऑपरेशन मोसाद का रहा बहुत ही घातक और रोचक, वो था पेजर ब्लास्ट का, जो पिछले साल ही किया, हिजबुल्लाह पे अटैक किया था इजराइल ने लेबनान में। 17 सितंबर को एक साथ कई सारे पेजर्स ब्लास्ट हो गए हिजबुल्लाह के जो सारे मिलिटेंट्स थे उनके पॉकेट्स में, और बहुत सारी इंजरीज और बहुत से घायल हुए और कुछ एक की मृत्यु भी हो गई। कि हिजबुल्लाह की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी वो बहुत सीरियस थी, वो बहुत तहकीकात करते थे, वो बहुत जांच करते हैं कोई भी चीज खरीदने से पहले। तो ये पेजेस आए कैसे, तो पता चला कि इनका जो ब्लास्ट होने वाला जो पार्ट था वो ऐसे केस में पैक किया गया था कि एक्सरे भी उसको पकड़ ना पाए, इतनी बारीकी से ये काम हुआ था। इसलिए सारे एक्सरेज में से वो निकल गया और हिजबुल्लाह के जो टेक्नीशियंस है वो भी इसको पकड़ नहीं पाए। पिछले साल ही फरवरी में हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के हेड थे, उन्होंने एक डायरेक्टिव दिया था कि अब मोबाइल फोन्स यूज नहीं करने, क्योंकि मोबाइल से वो ट्रैक हो जाते थे, उनकी लोकेशन ट्रैक हो जाती थी। उन्होंने पेजर खरीदे थे और इन सारे पेजर्स में ब्लास्ट हो गया। तहकीकात करने पे पता चला कि ये जो सारे पेजर्स थे वो एक ताइवानीज कंपनी गोल्ड अपोलो के ब्रांड के थे। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ताइवान का, बहुत नाम है इसका। जिसके जो चेयरमैन थे उनसे जब बातचीत हुई सू चिंग क्वांग से, तो वो बहुत दुखी थे और बहुत एम्बैरस थे। उन्होंने बताया कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ, और फिर बताया कि 3 साल पहले उनके एक एक्स एम्प्लॉई टेरेसा वू जो उनके साथ काम करती थी कभी, वो आई और उसने बताया कि वो अब एक हंगेरियन कंपनी बैक के साथ काम करती है और वो गोल्ड अपोलो के साथ एक लाइसेंस एग्रीमेंट करना चाहते हैं। बातचीत हुई और वो लाइसेंस एग्रीमेंट हुआ। बैक ने ये कहा कि भाई हम आपकी ब्रांड के नीचे अपना एक मॉडल बनाएंगे और उसको मार्केट करेंगे। उस पे भी गोल्ड अपोलो मान गया और AR-924 जो ये पेजर था उसका मॉडल बनाया गया। चेयरमैन ने बताया कि वो खुश नहीं थे इसके डिजाइन से, लेकिन फिर भी क्योंकि एग्रीमेंट थी तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे उसके फोटोज रखे। और ये गोल्ड अपोलो इतनी प्रतिष्ठित एक कंपनी है कि उसकी वेबसाइट पे जब फोटो आ जाए तो कोई भी उसे मानता है। उसके बाद हांगकांग में एक मार्केटिंग एजेंसी खोली गई और बताया गया कि इसकी जो AR-924 की डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है वो इस कंपनी के पास है। बाद में तहकीकात करने पे पता चला कि उस मार्केटिंग एजेंसी का जो एड्रेस था वो तो हांगकांग में कहीं था ही नहीं, लेकिन ये जो मार्केटिंग एजेंसी थी वो ये जो टेरेसा वू थी उसकी फेसबुक के जो प्रोफाइल होती है उसमें उसका नाम कहीं था। उसके बाद ऑनलाइन रखा गया इस पेजर को, और आप सोचिए इतना प्लानिंग किया गया कि ऑनलाइन पोर्टल्स पे रिव्यूज भी डाले गए। और हिजबुल्लाह के जो लोग थे उन्होंने बताया कि ये जब एजेंट लेके आए उन्होंने तहकीकात अच्छे से की थी गोल्ड अपोलो, क्योंकि अच्छी एक कंपनी थी, और ये जो एजेंट था वो उसने इतना पुश किया और प्राइस तोड़ता गया तो आखिर में उन्होंने ये ले लिए। और जब ले लिए और फिर 17 सितंबर को सबके जिसके भी पॉकेट में थे वो पूरा ब्लास्ट हुआ और बहुत नुकसान हुआ। और उसके दूसरे दिन एक वॉकी टॉकी की घटना हुई कि वॉकी टॉकीज जो उनके पास थे उसमें ब्लास्ट हुआ, तो वो अलग किस्सा है। लेकिन ये जो पेजर वाला जो कोऑर्डिनेशन था मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में बताया, लेकिन एक बहुत अमेजिंग प्लॉटिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की एक बेमिसाल ये ऑपरेशन है। तो मोसाद से बेटर कोई नहीं है, बल्कि उनको समझ पाना ही मुश्किल है। उनके ऑपरेशंस के सामने हॉलीवुड की मूवीज फीकी लगे। तो ये जो एक पिलर है इजराइल मिलिट्री का, वो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पहलू है, और उसी की वजह से इजराइल ने आज इतना छोटा सा होने के बावजूद अपने चारों ओर जो बड़े बड़े देश है उसके नाक में दम कर रखा है। लगातार युद्ध करता हुआ एक देश है, थकान का नामो निशान नहीं। उसकी सारी एजेंसी उसी सटीकता से, उसी दृढ़ता से आगे बढ़ती है। सलाम है उसके हौसले को। नमस्कार, जय हिंद।